नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। अपने लगातार जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज है वो चल रही है। और कल हमने बात की थी अमेरिका में जो उपनिवेश स्थापित किए गए थे ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, उनका क्रम उत्तर से दक्षिण किसने उसकी स्थापना की और उसके बारे में अपने बात की थी। आज अपने बात करने वाले हैं अमेरिका की क्रांति के कारण। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी होना है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं अमेरिका की क्रांति के कारण। अमेरिका की क्रांति के कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो है ब्रिटेन की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। यानी ब्रिटेन ने अमेरिका के अंदर जो शासन व्यवस्था लगा रखी थी वो बड़ी दोषपूर्ण थी। इस शासन व्यवस्था में तीन प्रकार थे। सबसे पहले गवर्नर, फिर परिषद और फिर विधानसभा। गवर्नर और जो परिषद थी वो मुख्यतः इंग्लैंड के सम्राट के अधीन थी, और जो विधानसभा थी इसमें जो सदस्य थे वो अमेरिका की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। अब जो गवर्नर और परिषद है उसके पास शक्ति खूब थी, लेकिन उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। जबकि विधानसभा के पास शक्ति नहीं थी, उत्तरदायित्व था। उसके बाद में दूसरा कारण है अमेरिका के प्रति इंग्लैंड की जो भावना है उसमें प्रेम का अभाव था, और कह सकते हैं कि अमेरिका के वासियों का भी इंग्लैंड के प्रति प्रेम की भावना का क्या था, अभाव था। तीसरा कारण है अमेरिका के निवासियों में राष्ट्रता की भावना प्रबल थी, यानी राष्ट्रभक्ति उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। वो अपने उपनिवेशों को इनसे आज़ाद करवाना चाहते थे। चौथा कारण इंग्लैंड का अमेरिका में नगण्य आक्षेप, यानी इंग्लैंड अमेरिका में न के बराबर आक्षेप कर रहा था। पांचवा कारण है इंग्लैंड ने कानून खूब बनाए परंतु उन्हें कठोरता से लागू नहीं कर पाए। कानून तो इन्होंने बहुत सारे बनाए, लेकिन एक भी कानून को ढंग से कठोरता से लागू नहीं कर पाए थे। छठा कारण है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक होता है? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच। किस किस के बीच में होता है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चलता है। अब इस युद्ध का अमेरिका से क्या संबंध? इस युद्ध में जो इंग्लैंड को हानि हुई, यानी जितना पैसा उसका लगा, उन पैसों की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए अमेरिका पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा दिए, कर लगा दिए अमेरिका के जो उपनिवेश थे उन पे। इससे भी वहाँ के लोग क्या हुए, नाराज हुए। उसके बाद में सातवां कारण है अमेरिका में बौद्धिक विकास भी क्रांति का क्या बना, कारण बना, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में बौद्धिक चेतना का क्या हो रहा था, प्रसार हो रहा था। इस क्रम में सबसे पहले 1636 में, कब? 1636 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की क्या होती है, स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? कैम्ब्रिज नगर में होती है। कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की। कहाँ पे है? कैम्ब्रिज में है। कब स्थापना हुई? 1636 में हुई। फिर 1693 में विलियम मेरी महाविद्यालय की भी क्या की गई, स्थापना की गई, जिन्होंने बौद्धिक चेतना का क्या किया, विकास किया। इन विश्वविद्यालयों के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं ने भी बौद्धिक चेतना के प्रसार का कार्य किया। इन पत्र पत्रिकाओं में सबसे पहला नाम आता है बोस्टन न्यूज लेटर। आपसे पूछेंगे बोस्टन पहला अखबार कौन सा था अमेरिका का, तो बोस्टन न्यूज लेटर इनका क्या था, पहला अखबार था, जो 1704 में निकला। और किसने निकाला? कैम्पबेल ने निकाला था। फिर दूसरा अखबार था इनका न्यूयॉर्क गजट। ये कब निकला? 1725 में। किसने निकाला? ब्रेडफर्ड ने निकाला। और तीसरा था गजट, सीधा गजट नाम है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके क्या है, संस्थापक या संपादक है। तीन अखबार, पहला बोस्टन न्यूज लेटर, दूसरा न्यूयॉर्क गजट, तीसरा गजट। पहला 1704 में निकलता है, और क्यों कौन निकालता है? कैंपबेल निकालता है। फिर एक पुस्तक, एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका नाम है थॉमस पेन। थॉमस पेन ने पुस्तक कौन सी लिखी? कॉमन सेंस पुस्तक लिखी। किसने लिखी? थॉमस पेन ने। इसका पहली बार प्रकाशन होता है 10 जनवरी 1776 ईस्वी को। इसमें थॉमस पेन ने लिखा कि एक द्वीप को महाद्वीप पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। इंग्लैंड एक क्या है, द्वीप है, और अमेरिका एक क्या है, महाद्वीप है। तो एक द्वीप को महाद्वीप पर
शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? थॉमस पेन है। फिर उसके बाद में अगला कारण क्या है? बौद्धिक चेतना जगाने में सहायक है फिलोसॉफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी। ये एक प्रतिष्ठित और वैज्ञानिक एवं बौद्धिक संगठन है जिसकी स्थापना कब होती है? 1743 में। कौन सा संगठन? अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी। स्थापना कब हुई? 1743 में। संस्थापक ध्यान में रखना है, कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस संगठन का उद्देश्य है विज्ञान, दर्शन और मानविकी के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान को क्या देना? बढ़ावा देना। फिर इसके बाद में अगला जो कारण है, 8वां कारण, सबसे मुख्य कारण जिसके कारण ये क्रांति हुई, वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण अमेरिका की क्रांति का क्या था? मुख्य कारण था। अब आर्थिक कारण को पढ़ते हैं अपने। इंग्लैंड द्वारा लगाए गए प्रमुख कानून एवं नियम। पहला जो कानून था वो था नेविगेशन कानून, या इसको बोल देते हैं नौ परिवहन कानून। 1624 में प्रावधान किया गया कि वर्जीनिया प्रांत का तंबाकू ब्रिटिश जहाज से ही ले जाया जाएगा। यानी वर्जीनिया प्रांत को जो तंबाकू है वो सिर्फ ब्रिटेन का जहाजू ले जा सका, दूसरा जहाजू कौन ले जा सका। ब्रिटेन द्वारा तय किए गए नौ परिवहन मार्ग का ही क्या होगा? उपयोग होगा। यानी ब्रिटेन कहेगा उसी मार्ग से जाना है और उसी से आना है। ब्रिटिश बंदरगाह का ही उपयोग में लिया जाएगा। यानी बंदरगाह भी किसका उपयोग में लेंगे? केवल ब्रिटेन का। ब्रिटेन तय करेगा कि अमेरिका कौन से देशों के साथ व्यापार करेगा और किसके साथ व्यापार नहीं करेगा। यानी पूर्णतः किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। दूसरा कानून था खनिज और उद्योगों पर कानून। सभी उद्योगों पर ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले ऊनी वस्त्र अधिनियम लेके आए 1689 में। इस अधिनियम के तहत उन्होंने क्या किया? ऊन के निर्यात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ऊन अब आप निर्यात नहीं कर सकते, यानी बेच नहीं सकते। 1750 ईस्वी में आयरन अधिनियम लेके आए लोहे पर। नए लोहे उद्योग की स्थापना पर क्या कर दिया? प्रतिबंध। और जो पुराने लोह उद्योग है उन पे किसका नियंत्रण रहेगा? ब्रिटेन का। और 1732 में भी एक कानून लेके आए थे, ताम्र प्रगलन उद्योगों पर क्या किया? नियंत्रण किया। यानी तांबा गलाने वाले जो उद्योग थे उन पर भी ब्रिटेन ने क्या कर लिया? अपना नियंत्रण कर लिया। फिर उसके बाद में तीसरा कानून है आवश्यक वस्तुओं पर कानून। यानी जो जरूरी वस्तुएं होती हैं उन पे भी इन्होंने क्या लगा दिया? कानून लगा दिया। वही सप्तवर्षीय युद्ध हमने बात की थी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ, उपनिवेशों को लेकर हुआ और अत्यधिक व्यय की पूर्ति करना चाहता था। सप्तवर्षीय युद्ध में जो व्यय हुआ उसकी पूर्ति करना इसका क्या था? उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आवश्यक वस्तुओं पर क्या लगा कर दिया? कानून लागू कर दिए। इस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन बना? जॉर्ज तृतीय था। इंग्लैंड का सम्राट कौन है? जॉर्ज तृतीय है। और इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज तृतीय और प्रधानमंत्री है ग्रीनवेले। प्रधानमंत्री ध्यान में रखना, बड़े चेंज होंगे और अगले लास्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता भी दूंगा। जॉर्ज तृतीय और प्रधानमंत्री सबसे पहले बना है ग्रीनवेले। अपने को इस अमेरिकी क्रांति में ध्यान रखना है। और ग्रीनवेले ने अमेरिका में आने वाले आय व्यय से संबंधित कागजों को क्या है? पढ़ा। उसने पढ़ा, उसको पता चला कि आय और व्यय कहाँ पे हो रहा है, कहाँ से आय हो रही है। तो ट्रेवलियन ने कहा कि जिस दिन ग्रीनवेले ने अमेरिका से आने वाली डाक पढ़ी उसी दिन उसने अमेरिका को क्या है? खो दिया। अब प्रश्न आएगा कि किसने कहा कि ग्रीनवेले ने अमेरिका से आने वाली डाक पढ़ी, उसी दिन से अमेरिका को उसने खो दिया। तो उत्तर आपका क्या रहेगा? ट्रेवलियन। फिर उसके बाद में ग्रीनवेले की नीति। अब ग्रीनवेले की क्या नीति है? उद्देश्य अमेरिका से आर्थिक फायदा उठाना। ग्रीनवेले ने अपनी नीति में 4 कानून लाया। कितने कानून लेके आए अपनी नीति में? 4। सबसे पहले 1764 में आएगा एक कानून जिसका नाम है शुगर एक्ट। कौन सा एक्ट? शुगर एक्ट। कब आ गया? 1764 में। उसके बाद 3 लेके आएगा 1765 में।
पहला क्वार्टरनी अधिनियम, दूसरा करेंसी एक्ट और तीसरा स्टाम्प एक्ट। ये 3 आए 1765 में। टोटल कितने आए? 4। पहला कब आया? शुगर एक्ट 1764 में। दूसरा कौन सा? क्वार्टरनी अधिनियम, कब? 1765 में। तीसरा कौन सा? करेंसी एक्ट, कब आया? 1765 में। चौथा कब आया? स्टाम्प एक्ट 1765 में। तो ये ग्रीन वैली की नीति के 4 कानून थे। अब एक एक को अपने पढ़ते हैं, इन कानूनों में क्या था। सबसे पहले बात करते हैं शुगर एक्ट की। अभी मैंने बताया शुगर एक्ट कब आया है? 1764 में आया। अब इस एक्ट से पहले एक एक्ट प्रभावी था जिसका नाम था मोलेसिंग एक्ट, या उसको बोल देते हैं शीरा एक्ट। शीरो वो कौन जी का घर बनावा, शीरा एक्ट 1733। ये 1733 में लागू किया गया था, जिसकी अवधि थी आगामी 30 वर्ष, यानी 1733 से लेकर 1763 तक ये क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। और 1763 में ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। शीरा यानी गन्ना प्लस चुकंदर का रस, यानी इनका लिक्विड रूप जो है, द्रवित रूप, उसको क्या बोलोगे? शीरा बोलोगे। सीधी सी बात है, गन्ना को जूस। इस एक्ट के तहत 1 गैलन शीरा पर 6 पेंस कर लगता था। यानी 1 गैलन शीरा है, बिंगो पर 6 पेंस कर लागेगो। 1 गैलन शीरा पर कितना कर लगेगा? 6 पेंस। यह एक्ट सही तरीके से लागू नहीं हुआ था। कौन सा? मोलेसिंग एक्ट की बात कर रहा है ये, शुगर एक्ट की बात नहीं कर रहा। अब ये सही तरीके से लागू नहीं हुआ, तो इसके स्थान पे 1764 में कौन सा लेके आए? शुगर एक्ट लेके आए। अब शुगर एक्ट में क्या था? मोलेसिंग एक्ट के स्थान पर 1764 में कौन सा एक्ट आ गया? शुगर एक्ट आ गया, जिसे कठोरता से लागू किया गया। वो अच्छे ढंग से लागू नहीं हुआ था, इसे क्या कर दिया? कठोरता से लागू कर दिया। इस एक्ट में शीरा में पहले तो गन्ना प्लस चुकंदर का रस था। अब चीनी और रम जो शराब होती है, उसको भी इसमें क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। और कहा गया कि इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। यानी विदेशी रम का आयात क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद में अगला एक्ट है क्वार्टरिंग अधिनियम। कौन सा अधिनियम? क्वार्टरिंग। ब्रिटिश अधिकारियों एवं सैनिकों हेतु, क्वार्टर आप जानते ही हो, आवास की व्यवस्था कौन करेगा? अमेरिका के उपनिवेश करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। और ब्रिटिश सेना के रख रखाव का खर्चा भी कौन उठाएंगे? अमेरिकी उपनिवेश उठाएंगे। तो ये था क्वार्टरिंग अधिनियम 1765। 1765 में अगला एक्ट आया करेंसी एक्ट। करेंसी यानी रुपया, मुद्रा। 1765 बात अमेरिकी उपनिवेशों से दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी, चेक या कागजी मुद्रा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। चेक या हुंडी के माध्यम जो व्यापार होता है उस पर क्या लग गई है? रोक लग गई है। अब व्यापार में केवल ब्रिटिश मुद्रा, करेंसी का ही क्या होगा? प्रयोग होगा। ये था करेंसी एक्ट 1765। उसके बाद में स्टाम्प एक्ट 1765। इसमें अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर। प्रश्न आ जाए, अमेरिकी उपनिवेशों पर लगा पहला प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो स्टाम्प एक्ट 1765। उद्देश्य उस ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना जो अमेरिकी उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार को अमेरिका में रखनी पड़ती है। एक कर लगाना का उद्देश्य हुई है कि जो ब्रिटिश सेना है जो उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए वहां रखी गई है, उसका खर्चा उठाना। इस एक्ट के तहत अखबार से लेकर सभी राजकीय पत्रों पर स्टाम्प लागू कर दिया गया। अब इस स्टाम्प की कीमत थी 2 पेंस से लेकर 6 पाउंड तक एक स्टाम्प की कीमत थी। इस एक्ट के विरोध में अमेरिका में स्वतंत्रता के पुत्र एवं पुत्रियां सन एंड डॉटर ऑफ लिबर्टी नामक संघ बना। सन एंड डॉटर ऑफ लिबर्टी नामक क्या बनाया गया? संघ बनाया गया। स्टाम्प एक्ट का सर्वप्रथम जो विरोध किया वो वर्जीनिया के निवासी पैट्रिक हेनरी ने किया। नाम याद रखना, स्टाम्प एक्ट का सबसे पहले विरोध पैट्रिक हेनरी। कहाँ का? वर्जीनिया का। फिर उसके बाद में पैट्रिक हेनरी ने कहा कि या तो स्वतंत्रता दो या मुझे क्या दे दो? मृत्यु दे दो। उसके बाद में
पैट्रिक हेनरी ने कहा कि कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया के प्रतिनिधि के सिवा किसी को भी नहीं है। किसने कहा? पैट्रिक हेनरी ने कहा। स्टाम्प एक्ट के विरोध में 7 से 25 अक्टूबर 1765 ईस्वी में न्यूयॉर्क में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कुल 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया? भाग। टोटल उपनिवेश कितने थे? 13। 13 में से आए कितने? 9। नहीं आए कितने? 4। अब पता होना चाहिए कौन से 4 नहीं आए। कौन से 4 नहीं आए इनकी अपने बात कर रहे हैं। तो ये 4 आपको याद हो गए तो आपको ये भी ध्यान में चल जाएगा कि कौन से 9 आए थे। तो कौन से 4 नहीं आए? सबसे पहले न्यू हैम्पशायर, दूसरा वर्जीनिया, तीसरा उत्तरी कैरोलिना और चौथा था जॉर्जिया। ये 4 शामिल नहीं हुए। तो इन चारों को आप याद कर लोगे तो पीछे बच गए 9। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किसने भाग लिया। 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक डाल देंगे। ये भी आ सकता है किसने भाग नहीं लिया। तो ये 4 याद करने, 9 याद करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में जेम्स ओटिस, जो बोस्टन का क्या था? वकील था। उसने क्या कहा? उसने एक नारा दिया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। प्रश्न आएगा, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं नारा किसने दिया है? जेम्स ओटिस ने दिया है। मैसाचुसेट्स में एडम्स बंधुओं ने इस एक्ट का क्या किया है? विरोध किया है। मैसाचुसेट्स में किसने विरोध किया? एडम्स बंधु, 2 भाई, जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने घोषणा की कि नियमानुकूल प्रतिनिधित्व लिए बिना कर लगा देना लोगों को गुलाम बनाने का क्या है? ढंग है। किसने कहा है? सैमुअल एडम्स ने कहा है। उसके बाद में इस एक्ट के विरोध स्वरूप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनवेले को क्या देना पड़ा? इस्तीफा। एक प्रधानमंत्री गए, अब क्या आएंगे? नए। 1765 में नया प्रधानमंत्री कौन बना है? रोकिंघम। कौन बन गया? रोकिंघम। बनते ही इसने क्या कर दी? घोषणा। और घोषणा का नाम क्या हो गया? रोकिंघम घोषणा। विरोध के परिणाम स्वरूप रोकिंघम घोषणा द्वारा 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। प्रश्न आएगा, स्टाम्प एक्ट किस घोषणा के तहत रद्द किया गया? तो उत्तर आपका क्या होगा? रोकिंघम घोषणा के तहत। इस घोषणा में कहा गया कि अमेरिका पर कर लागू करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास हमेशा रहेगा। ये बात भी उसने कह दी रोकिंघम ने कि अमेरिका पर कर लागू करने का अधिकार हमेशा किसके पास रहेगा? ब्रिटिश संसद के पास। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जब स्टाम्प एक्ट को रद्द किया गया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रोकिंघम थे। उसके बाद में अगला 1766 में रोकिंघम के स्थान पर विलियम पिट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। तीसरे आ गए। अब तक हम जो पढ़ रहे हैं, ग्रीनवेले को हटाया रोकिंघम, रोकिंघम हटे, अब कौन आ गया? विलियम पिट। कब बना? 1766 में। और चार्ल्स टाउनशेंड इसका वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री था इसकी सरकार में। तो इसने सोचा कि अमेरिकन लोगों को आंतरिक करों यानी प्रत्यक्ष करों से समस्या है, इन पर बाह्य कर लागू किया जा सकता है। तो ये एक योजना लेकर आया और उस योजना का नाम था टाउनशेंड योजना 1767। अब टाउनशेंड योजना क्या थी? टाउनशेंड योजना के तहत 1767 में 5 वस्तुओं, कौन सी 5? कागज, सीसा, चाय, सिक्का धातु एवं रंग पर क्या कर दिया? आयात कर लगाया, यानी अप्रत्यक्ष कर लगाया, बाह्य कर लगा दिया। कितनी वस्तुएं? 5 वस्तुएं। कौन सी? कागज, सीरा, चाय, सिक्का, धातु एवं रंग। कौन सी योजना? टाउनशेंड योजना। कब लागू की गई? 1767 में। अमेरिकन उपनिवेशवासियों ने इन करों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि मैं कौन माना करन। पेंसिल्वेनिया के किसान चार्ल्स डिक्सन ने पत्र लिखे, लेटर्स फ्रॉम फार्मर्स,
और किसको भेज दिए? ब्रिटेन को भेज दिए, ब्रिटेन की संसद को भेज दिए। फिर उसके बाद में टाउनसेंड योजना के बाद बोस्टन में अवैध व्यापार बढ़ गया। ये टाउनसेंड योजना लागू हुई, इससे जो ये 5 वस्तुएं थी इनका अवैध व्यापार होने लगा, तस्करी होने लगी गैर कानूनी तरीके से। अब अवैध व्यापार को रोकने के लिए ब्रिटेन ने बोस्टन में 2 सैनिक टुकड़ी यानी 2 सैनिक यूनिट क्या कर दी? तैनात कर दी। अब इन सैनिक टुकड़ियों के तैनात करने से एक घटना घटित हुई और उस घटना का नाम है बोस्टन हत्याकांड। तारीख ध्यान में रखनी है, कितनी है? 5 मार्च 1770। एक आएगी बोस्टन टी पार्टी और ये है बोस्टन हत्याकांड। तारीख कितनी? 5 मार्च 1770 ईस्वी। अमेरिका के स्वयं सेवकों एवं सैनिकों के बीच में क्या हो गई? झड़प हो गई। 5 स्वयं सेवक क्या है? मारे गए। इसे क्या कहा गया? बोस्टन हत्याकांड कहा गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नए आ गए विलियम पिट के बाद। ग्रिफ्टन ने 1770 में टाउनसेंड योजना को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। किंतु चाय पर नाम मात्र का कर लागू रखा। कितना? 3 पेंस प्रति पाउंड। ग्रिफ्टन के बाद लॉर्ड नॉर्थ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। ये लो, एक और बदल गए। ग्रिफ्टन के बाद कौन बन गए? लॉर्ड नॉर्थ। हमने सबसे पहले पढ़ा ग्रीनवेले, ग्रीनवेले के बाद में पढ़ा रोकिंगम, रोकिंगम के बाद में पढ़ा विलियम पिट, विलियम पिट के बाद में पढ़ा लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ के बाद में पढ़ा है ग्रिफ्टन। 5 प्रधानमंत्री हो गए अब तक। अब आगे चलिए। लॉर्ड नॉर्थ एक नीति लेके आया जिसे नाम दिया गया लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। चाय के प्रति उसकी क्या नीति थी? इसका उद्देश्य क्या था? चाय नीति का 3 उद्देश्य थे। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक हालात में क्या करना? सुधार करना। ब्रिटेन के राजस्व में क्या करना? वृद्धि करना। और अवैध व्यापार या तस्करी को खत्म करना या रोकना। ये 3 इस चाय नीति के क्या थे? उद्देश्य थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय सीधे अमेरिका जाएगी। कहाँ जाएगी? अमेरिका। इससे अमेरिका में चाय क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। अब चाय सस्ती होगी तो जो तस्करी कर रहे हैं उनको क्या होगा? नुकसान होगा। तो चाय नीति के कारण तस्करों और दलालों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो उन्होंने क्या किया? बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित होती है। अब कौन सी घटना? बोस्टन टी पार्टी की। तारीख क्या है? 16 दिसंबर 1773। सैमुअल्स एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर चाय के जहाज से 340 चाय की पेटियां प्रशांत महासागर में फेंक दी गई। इस घटना को क्या कहा गया? बोस्टन टी पार्टी कहा गया। अब इस घटना के विरोध में ब्रिटिश संसद ने क्या किया? एक अधिनियम लेकर आई जिसका नाम था बोस्टन पोर्टर बिल या क्यूबेक अधिनियम। बोस्टन टी पार्टी की इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप लॉर्ड नॉर्थ सरकार ने कड़े कानून पास किए हैं। नष्ट चाय का हर्जाना ना देने तक बोस्टन बंदरगाह क्या रहेगा? बंद रहेगा। रिट ऑफ असिस्टेंट जारी किया गया जिसके तहत ब्रिटिश अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी भी घर की क्या ले सकते हैं? तलाशी ले सकते हैं। रोलेट एक्ट जैसा ही कुछ है। फिर उसके बाद में मैसाचुसेट का प्रशासन सीधे किसके अधीन रहेगा? इंग्लैंड के। और परामर्शदाताओं की नियुक्ति कौन करेगा? सम्राट करेगा, जो मैसाचुसेट के हैं। अमेरिका में हत्या संबंधी जितने भी मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं सारे के सारे इंग्लैंड या उनके अन्य उपनिवेशों में क्या कर दिए गए? ट्रांसफर कर दिए गए। कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को संरक्षण प्रदान किया गया। कनाडा के क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई, यानी क्यूबेक की सीमा का क्या किया गया? विस्तार किया गया। इन कानूनों का इंग्लैंड के रोकिंघम और विलियम पिट ने क्या किया? विरोध किया, जो पहले क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री जी। उसके बाद में होती है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इस सब घटना के कारण अब प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब होती है? 5 सितंबर 1774 से लेकर 22 अक्टूबर 1774 तक फिलोडेल्फिया में इसका क्या होता है? आयोजन होता है।
फिलोडेल्फिया प्रथम फिलोडेल्फिया महाद्वीपीय सम्मेलन भी बोल देते हैं इसको। अमेरिका के 12 उपनिवेशों ने क्या लिया, इसमें भाग लिया। किसने नहीं लिया, तो जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। अब कुछ उपनिवेशों के प्रतिनिधि जिनका नाम हमें याद रखना है। मैसाचुसेट्स से एडम्स बंधु आए, जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स। वर्जीनिया से जॉर्ज वॉशिंगटन और पैट्रिक हेनरी आए। दक्षिणी कैरोलिना से जॉन रूटलेज और क्रिस्टोफर गैडस्टेन आए। रोड आइलैंड से स्टीफन हॉपकिंस आया और पेंसिल्वेनिया से जॉन डिकिसन ने भाग लिया। इस अधिवेशन में कुल 56 लोगों ने क्या लिया है, भाग लिया है। इसके बाद में इस अधिवेशन में जो निर्णय लिया गया वो था बोस्टन पोर्टर बिल, जो ब्रिटिश सरकार लेकर आई है उसको हम क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। ब्रिटेन को 3 माह में संपूर्ण व्यापार खत्म करने की क्या दी गई, चुनौती दी गई। और महाद्वीपीय संगठन का क्या किया गया, गठन किया गया। सभी 13 उपनिवेश एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। अब इतना सारा घटनाक्रम हो गया तो अमेरिका की क्रांति की अब क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ये सब कारण थे। जानते हैं अमेरिका की क्रांति की पहली लड़ाई या पहली घटना जो मुठभेड़ हुई वो हुई 19 अप्रैल 1775 को। कब होती है, 19 अप्रैल 1775 को पहली लड़ाई या पहली मुठभेड़ लेक्सिंगटन गांव के पास। अंग्रेजी सेना को रोकने का असफल प्रयास करते हैं अमेरिकी स्वयंसेवक, और अमेरिकी स्वयंसेवकों का नेतृत्व कर रहे हैं सैमुअल एडम्स, और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे हैं जनरल गेज। इस लड़ाई में 8 स्वयंसेवक क्या हैं, मारे जाते हैं। फिर कॉनकॉर्ड नामक स्थान पर लौटती हुई अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों ने घेर लिया। इस मुठभेड़ में ब्रिटिश सेना के भी कई सैनिक मारे गए। 19 अप्रैल 1775 की इस घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न आ जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस घटना से हुई, तो लेक्सिंगटन की घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की क्या होती है, शुरुआत। इस घटना पर सैमुअल एडम्स कहते हैं कि कितनी खूबसूरत सुबह है आज, और इमर्सन ने कहा कि लेक्सिंगटन से चली पहली गोली की आवाज को पूरी दुनिया ने सुना। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देख लेना, इसमें से आपको मेंस एग्जाम है जो उसमें प्रश्न जरूर मिलेगा। बाकी का जो घटनाक्रम अगले वीडियो में अपने करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।